सभी को नमस्कार। आज हम डायरिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। डायरिया क्यों होता है और इसका हम डाइटरी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में, और डायरिया के क्या लक्षण हैं, इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन आते हैं कि डायरिया एक्चुअल में है क्या। तो उदर निकासी की असाधारण प्रक्रिया को हम डायरिया या अतिसार कहते हैं। मल पानी जैसा हो जाता है। जब दस्त के साथ म्यूकस तथा खून आने लगे तो उस स्थिति को हम डिसेंट्री कहते हैं। जीवाणु तथा अमीबा के कारण जब बड़ी आंत संक्रमित हो जाती है तब डिसेंट्री होता है, परंतु अतिसार भिन्न होता है। अतिसार में मल बार बार होता है। मल पतला तथा टूटा फूटा भी होता है। अतिसार जो होता है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही हो सकता है। ये किसी भी प्रकार का एक रोग नहीं है, परंतु क्या है, रोग का लक्षण है। अतिसार जो है दूषित भोजन और पानी से होता है। इसका जो प्रकोप है वह गर्मी में और बरसात में बहुत अधिक होता है। इस रोग में जीवाणु होते हैं जो कि मक्खी, मच्छर, मनुष्य या जानवरों के द्वारा भोज्य पदार्थ तक पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो कब्ज से पीड़ित लोग होते हैं उनका कब्ज दूर करने के लिए हम कई मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण भी अतिसार हो जाता है। तो इस अवस्था में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये जीवाणु के कारण नहीं फैला है। ठीक है, अब हम अतिसार को वर्गीकरण देखते हैं। तो अतिसार का जो है उसमें मल का आकार कोई होता ही नहीं, मल तरल होता है। और जैसा कि हमने कहा कि ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही तरह का होता है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार का लक्षण है। इसको हम फंक्शनल और ऑर्गेनिक डायरिया के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जो फंक्शनल डायरिया होता है वो अक्सर संवेगात्मक कारणों से होता है, और संवेगात्मक कारणों से होने वाली नाड़ी संस्थान जो है या नाड़ी संबंधी जो एक्टिविटी है वो ओवर हो जाती है, और इसके कारण जो ये इस प्रकार का डायरिया देखा जाता है। और आंतों की जो श्लेष्मिक झिल्लियों में भौतिक तथा रासायनिक या जैवाणुक जो कारकों से एक तरह से चिढ़ पैदा हो जाती है या ज्वलन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये फंक्शनल डायरिया होता है। एलर्जिक कारणों से या मानसिक तनाव के कारण भी या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर कमी हो जाती है, या थायराइड की अतिशय क्रियाशीलता, या फिर एड्रिनल के अल्प क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न असंतुलन से तथा पोषक तत्वों की कमी के कारण, जैसे कि नाइसिन की कमी हो जाए, जैसे प्लेग्रा रोग में डायरिया हो ही जाता है, और जल से या यूरेमिया में उपचारात्मक असंतुलन पाया जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, फंक्शनल डायरिया हो जाता है। अब जो ऑर्गेनिक डायरिया है वो विशेष रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे पैचिस में, टाइफाइड में, विष में, या कुछ अज्ञात कारकों से भी ये हो जाता है। जैसे ट्रॉपिकल स्प्रू में भी इस प्रकार का डायरिया देखा जाता है। डायरिया से पाचन जो क्रिया है उसमें विकृति आ जाती है, दोष आ जाता है, तथा पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण जो होता है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। डायरिया से पाचन संस्थान पर बहुत ही ज़्यादा, यूँ कह सकते हैं, भीषण तनाव होता है, और इसके कारण को पता लगाना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है तथा इसका उपचार भी बहुत शीघ्र करना होता है। अच्छा, मल के परीक्षण से डायरिया की हम प्रकृति का पता लगा सकते हैं। यदि मल में खून आए या पस आए या श्लेष्मा आदि उपस्थित हो तो ये समझें कि जीवाणु के संक्रमण के कारण डायरिया हुआ है। अगर मल के रंग को देखकर घाव का स्थान का पता लगा सकते हैं। यदि मल अत्यंत तरल
जल जैसा है तो छोटी आंत में घाव होने की शंका रहती है। यदि घाव बड़ी आंत में हुआ है तो मल कुछ गाढ़ा होगा। झागयुक्त मल है तो इसका मतलब है कार्बोज का जो शोषण है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ। दुर्गंध युक्त क्षारीय मल का अर्थ है कि प्रोटीन के पाचन में कोई दोष है। मिट्टी के रंग का या हल्के रंग का है तो इसका अर्थ हुआ कि वसा का बिना अवशोषित हुए विसर्जन हो गया। ठीक है, अब इसकी थेरेपी की चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक डायरिया है कि प्रकृति दीर्घ स्थायी होने के कारण उस रोग में पोषण स्तर को संतोषजनक बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है या मुश्किल हो जाता है। इस रोग में चूंकि तरल पदार्थों का विसर्जन बहुत अधिक होता है और इसकी जो पूर्ति करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि मुंह के द्वारा तरल पदार्थों का सेवन नहीं हो सकता तो इंजेक्शन के द्वारा तरल पदार्थों का सेवन या तरल पदार्थ देना जरूरी हो जाते हैं। मल के द्वारा शारीरिक पोटेशियम और सोडियम भी बहुत अधिक मात्रा में निकल जाने के कारण इसकी कमी से संबंधित रोग भी हो जाते हैं, जैसे कि भूख की कमी हो गई, उल्टी आ रही है, बेचैनी हो रही है या पाचन नली की पेशियों में लचीलेपन का अभाव आदि कई तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। और पोटेशियम युक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि फलों का रस आदि उसको अधिक मात्रा में देना चाहिए। इस स्थिति में पोषक पदार्थों का शोषण भी ठीक प्रकार से नहीं होता और हमें प्रोटीन 100 ग्राम प्रतिदिन सेवन करना भी ज़रूरी होता है। प्रोटीन का शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर पहले तो क्या होता है, प्रोटीन जो तंतु होते हैं वह मल के साथ निकल जाते हैं, गल जाते हैं, निकल जाते हैं तथा उसके बाद रक्त के जो प्रोटीन है उसका उपयोग होने लगता है, जिससे रोगी को तीव्र प्रोटीन की कमी हो जाती है। और कैलोरी की भी 3000 किलो कैलोरी प्रतिदिन देना जरूरी होता है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक डायरिया में भी लोहे का अभाव हो जाता है और क्योंकि मल के साथ साथ लोह तत्व का भी विसर्जन अधिक मात्रा में हो जाता है, अतः रोगी को लोह तत्व भी अधिक देना चाहिए और लोह तत्व की गोलियां भी देनी होती हैं। डायरिया के कारण आंतों में विद्यमान जो जीवाणु हैं उससे विटामिन्स के जो संश्लेषण करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे बी कॉम्प्लेक्स में भी विटामिन B12 और फोलिक एसिड तथा नाइसिन की कमी से होने वाले लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक्यूट डायरिया का अगर उपचार करते हैं तो कुछ विशेष चीज़ें ध्यान रखना होता है, जैसे रोगी को बिस्तर पर आराम करना चाहिए, रोगी को गर्म पहुंचाने के लिए गर्म पानी की थैली या कंबल का प्रयोग करना चाहिए। भीषण डायरिया की स्थिति में पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलना चाहिए। लगभग 12 से 36 घंटे तक रोगी को मुंह के द्वारा ठोस पदार्थ नहीं देना चाहिए। सिर्फ चाय, वसा रहित सूप और ज़्यादा मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए। रोगी को पानी तथा लवणों के असंतुलन से बचाने के लिए तरल पदार्थों व सोडियम के इंजेक्शन भी हम दे सकते हैं। पोटेशियम की कमी को दूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आंतों की झिल्लियों में जलन, दर्द तथा नाड़ी संबंधी पेशियों के उद्दीपन को कम करने के लिए उचित दवाई देना भी जरूरी हो जाता है। इसके लिए रोगी को एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। तीव्र स्थिति में रक्त तथा प्लाज्मा द्वारा शीरा के द्वारा रोगी को भोजन दिया जाना चाहिए या लिक्विड दिया जाना चाहिए, या यूँ कह दो ब्लड और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। यदि रोगी अत्यंत कमज़ोर है तो उसको ग्लूकोज के इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। और 12 से 36 घंटे तक भूखे रहने के बाद रोगी को ऐसा भोज्य पदार्थ देना चाहिए जिसमें रेशे बिल्कुल नहीं हो। रेशेदार भोजन रोगी मतलब अगर खाता है तो इससे क्या होता है, इसमें जो वर्ज्य पदार्थ हैं वह अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं और अत्यंत तीव्र स्थिति में मुंह के द्वारा
48 घंटे तक पानी को छोड़कर कुछ नहीं देना चाहिए। पानी में भी क्या करो, नमक मिलाकर दे सकते हैं। उसके बाद ग्लूकोज डालकर फलों का रस भी दे सकते हैं हम। रोगी को अधिक से अधिक पानी पीने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ स्वस्थ होने के बाद 2 घंटे में एक बार करीब 150 से 250 मिलीलीटर पानी या जौ का पानी या पानी में बराबर दूध मिलाकर दे सकते हैं। फिर या यूँ कह दो, जितना दूध लिया उतना ही पानी मिला कर दो। फिर हम डायरिया के रोगी को जो है कम से कम वेस्ट निकले, इसलिए खाद्य पदार्थों को में ऐसे भोज्य पदार्थ सम्मिलित करना चाहिए जिसमें द्रव्य पदार्थ अधिक हो, मलमूत्र के द्वारा निष्कासित हुए शारीरिक तरल पदार्थों की क्षतिपूर्ति हो सके। प्रारंभिक अवस्था में पौष्टिकता की दृष्टि से जो भोजन दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं होता। इस स्थिति में आंतों की जो गतिशीलता होती है वह भी कम हो जाती है। मल का आकार धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे हम भोजन भी सामान्य दे सकते हैं, क्योंकि कुछ विटामिन और खनिज लवण उचित मात्रा में पच नहीं पाते। ऐसे समय क्या होता है, भोजन में पौष्टिकता की दृष्टि से ऐसा भोजन देना चाहिए जो कि उसमें पौष्टिक पदार्थ अधिक हों। अतिशय मल इस बात का द्योतक है कि उसमें वसा का जो है उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भोजन में वसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में देना चाहिए, और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में दो ताकि डिहाइड्रेशन को रोका जा सके। कई बार क्या होता है, नाभि के नीचे 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ी पट्टी बांधने से भी आधे घंटे में स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। अब हम आते हैं क्रॉनिक डायरिया क्या है और उसमें क्या ऐसी डाइटरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि इस स्थिति में क्या होता है। जो क्रॉनिक डायरिया है उसमें मानसिक और शारीरिक आराम की बहुत आवश्यकता होती है तथा रोगी को यथासंभव में गर्म रखना चाहिए। दवाइयों का भी सेवन करना चाहिए। ये रोग बच्चों में बहुत होता है बच्चों। अतः इस समय उनको उचित कैलोरी देने की आवश्यकता होती है। रेशेदार भोज्य पदार्थ, मिर्च मसाले वाले भोज्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तले हुए भोज्य पदार्थ भी नहीं देना चाहिए। अत्यंत ठंडे भोज्य और अत्यंत गर्म पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और एनीमिया है, थकान है और डिहाइड्रेशन तथा वजन की कमी और कमजोरी को कम करने की कोशिश करना चाहिए। स्टार्च तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थ बहुत अधिक मत लीजिए और प्रोटीन सप्लीमेंट्री फूड्स और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और विटामिन सी की गोलियां तथा लोहे और कैल्शियम की गोलियां देनी चाहिए। जो का पानी के साथ बराबर मात्रा में दूध मिलाकर देना चाहिए। ग्लूकोज डालकर 2 घंटे के अंतराल से 200 से 300 ml देना चाहिए। 4 घंटे के अंतर से फलों का रस 2 दिन तक देना चाहिए। रोगी की स्थिति सुधरने के पश्चात आप उसे डबल रोटी दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, दूध की पुडिंग या सेव आदि भी दे सकते हैं, परंतु दूध के साथ बराबर मात्रा में पानी मिलाकर देना चाहिए। 1 सप्ताह पश्चात आप उसे सुबह चाय जो भोजन दोगे वो इस प्रकार दे सकते हैं कि सुबह आप उठ के चाय कॉफ़ी 1 कप दे दो। फिर नाश्ते में डबल रोटी की 2 स्लाइस दे सकते हैं, मक्खन आधा चम्मच दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, प्लस दूध दो, दलिया दूध दे दो। और फिर 1 कप चाय कॉफ़ी अगर लेना चाहे तो दे दो। फिर दोपहर में पका हुआ चावल या मैदे की रोटी दीजिए दो। मुलायम सब्जी 1 प्लेट दीजिए। दूध की पुडिंग भी दे सकते हैं 1 कप, और दाल का सूप दे सकते हैं। और
दही का मट्ठा 2 कप भी दिया जा सकता है। दोपहर में 2 बजे फिर उसके फलों का रस 1 गिलास दे दो। शाम के समय 2 सैंडविच और बिस्किट उसको दे सकते हैं। फलों का रस 1 गिलास दे सकते हैं। रात के भोजन में अगर आप देते हैं तो भी चावल और मैदे की रोटी दो, सब्जी का रस दो और उसके बाद मुलायम सब्जी देना चाहिए। 1 प्लेट दे सकते हैं। दही भी दे सकते हैं 1 कप और दूध का पुडिंग भी 1 कप दे सकते हैं। परंतु मिर्च मसाले रेशे युक्त और संपूर्ण अनाज, कड़ी सब्जियां, फल पाचन नली की जो श्लेष्मिक झिल्लियां हैं उसे जला देते हैं। अतः इन चीज़ों को डायरिया के रोगी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जब देहात्मक डायरिया, जिसे हम कौन सा कहते हैं, ऑर्गेनिक डायरिया कहते हैं, उसकी स्थिति का पता लगाना चाहिए और मल का परीक्षण करना चाहिए। उचित दवाइयों के द्वारा आंतों के संक्रमण को जो जीवाणु है उसे स्वतंत्र करके फिर उचित दवाइयाँ देके नष्ट करना चाहिए। फिर उसे 24 से 48 घंटे के बाद उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी, दूध, ग्लूकोज आदि देना चाहिए। फिर बाद में कुछ प्रमुख द्रव्य पदार्थ देना चाहिए। जैसे जैसे रोगी की स्थिति में सुधार होता है वैसे वैसे उपयुक्त जो भोजन है उसको देकर सामान्य स्थिति में रोगी को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और साथ ही उसको जल से भरे टब में बैठने से भी दस्त कई बार बंद हो जाते हैं और बर्फ़ या मटके के पानी का एनीमा देने से भी दस्त रुक जाते हैं। कई बार क्या होता है, विनिंग स्थिति में भी डायरिया होता है। जब संक्रमण के कारण ही बच्चों को दूध छुड़ाते वक्त या दूध छुड़ाने के पश्चात डायरिया हो जाता है तो बच्चों को पर्याप्त आराम और उचित दवाइयाँ देनी चाहिए। वसा रहित दूध देना चाहिए, विशेष रूप से स्कम्ड मिल्क देना चाहिए। 200 मिलीलीटर 3 घंटे के अंतराल से दूध दिन में देना चाहिए और 4 घंटे में एक बार 100 मिलीलीटर फलों का रस भी देना चाहिए। डायरिया ठीक होने पर बच्चों को संपूर्ण दूध, फलों का रस और डबल रोटी, पुडिंग आदि देना चाहिए। और फिर विटामिन्स व लोहे के टॉनिक्स भी बच्चों को दिए जाने चाहिए। अब इसके बाद हम जब ये पैचिस और क्रॉनिक डायरिया को होने के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि पैचिस क्या है और पैचिस की स्थिति में जो डिसेंट्री या डायरिया जो होता है उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। समझ में आया? धन्यवाद।